सोचिए, एक ऐसी रात जब मौत आपके दरवाजे पर खड़ी हो। सुबह के 4:55 हो रहे हैं। जेल के बाहर फांसी का फंदा पूरी तरह से तैयार है। जल्लाद 2 बार उस मोटी मनीला रस्सी को खींचकर चेक कर चुका है। उसने रस्सी पर मक्खन और तेल का लेप भी लगा दिया है ताकि फांसी देते वक्त कोई रुकावट न आए और फंदा सीधा गले की हड्डी को तोड़ दे। जेल के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण, खामोश और खौफनाक है। मौत की इस खामोशी को चीरते हुए जेलर, जेल का मुख्य डॉक्टर और इलाके का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये तीनों भारी कदमों के साथ उस खूंखार कैदी के सेल की तरफ बढ़ रहे हैं। जेल के उस लंबे, ठंडे और सीलन भरे कॉरिडोर में सिर्फ उनके भारी जूतों की खटखट की आवाज गूंज रही है। हर एक कदम के साथ ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मौत खुद उस कैदी की तरफ चल कर जा रही है। ठीक 5 मिनट बाद यानी सुबह 5 बजे उस कैदी को फांसी पर लटकाया जाना है। जेलर भवानी सिंह, जो अपनी सख्ती और क्रूरता के लिए पूरे राज्य में जाना जाता है, सेल के भारी लोहे के दरवाजे के बाहर पहुंचता है। वो अपनी भारी और खुरदरी आवाज में कहता है, वक्त हो गया है विक्रम, अपनी आखिरी प्रार्थना कर लो। जिस भी भगवान को मानते हो उसे याद कर लो, क्योंकि अब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। एकदम खौफनाक सन्नाटा जेलर को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मौत के डर से अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स रोने लगते हैं। वो अपने साथ खड़े गार्ड को इशारा करता है। गार्ड के चेहरे पर पसीना है। वो हड़बड़ाहट में अपनी बेल्ट से चाबियों का भारी गुच्छा निकालता है और कांपते हाथों से सेल नंबर 404 का वो जंग लगा ताला खोलता है। लोहे का भारी दरवाजा एक भयानक चरमराती आवाज के साथ खुलता है। जेलर अंदर कदम रखता है। सेल के अंदर सिर्फ एक पीला धुंधला बल्ब चल रहा है। जेलर सीधा बिस्तर के पास जाता है और कैदी के चेहरे से वो खुरदरा जेल का कंबल झटके से हटाता है और अगले ही पल जेलर भवानी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस बिस्तर पर कोई इंसान था ही नहीं। वहाँ सिर्फ जेल के कुछ फटे पुराने कपड़ों, पानी की खाली प्लास्टिक की बोतलों और 2 पतले तकियों से बना एक इंसानी आकार का पुतला रखा हुआ था। उस पुतले को बहुत ही चालाकी और बारीकी से कंबल के नीचे ऐसे सजाया गया था कि अंधेरे में और सेल के छोटे से छेद से देखने पर वो बिल्कुल एक सोते हुए इंसान जैसा लगे। वो कैदी विक्रम, जिसे कुछ ही मिनटों में फांसी के फंदे पर झूलना था, जिसके गले का नाप कल ही जल्लाद ने लिया था, वो दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल से हवा में वाष्प बनकर गायब हो चुका था। ना सेल का कोई ताला टूटा था, ना कोई दीवार कटी थी, ना कोई सायरन या अलार्म बजा था, ना किसी गार्ड पर हमला हुआ था और ना ही जेल के चप्पे चप्पे पर पहरा दे रहे 500 से ज्यादा हथियारबंद जवानों की फौज को कोई भनक लगी थी। मानो वो इंसान अचानक हवा में विलीन हो गया हो या जमीन उसे निगल गई हो। लेकिन सबसे बड़ा और दिमाग हिला देने वाला सवाल ये था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? एक 80 किलो का जीता जागता इंसान कंक्रीट और लोहे के बंद पिंजरे से बाहर कैसे जा सकता है? क्या किसी इंसान के पास कोई जादुई ताकत हो सकती है, या फिर उसका दिमाग इतना शातिर था कि उसने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया? दोस्तों, आज जो सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो किसी हॉलीवुड की हाई बजट थ्रिलर, सस्पेंस या एक्शन फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे क्रिमिनल मास्टरमाइंड की जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट, कानून और जेल सिस्टम की आंखों में ऐसी धूल झोंकी कि आज कई साल बीत जाने के बाद भी पुलिस अपनी आंखें मल रही है और पुरानी फाइलें खंगाल रही है। इस वीडियो के अंत तक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक आम इंसानी दिमाग सच में इतना खतरनाक, इतना शातिर और इतना ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, सच्ची और दिमाग हिला देने वाली क्राइम और सस्पेंस की कहानियाँ पसंद है, तो बिना किसी देरी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप भविष्य में ऐसी कोई भी दिल दहला देने वाली कहानी मिस ना करें। अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और बाहरी दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि आज का ये सफर बहुत ही खतरनाक, रहस्यमयी और रोमांचक होने वाला है।
तो चलिए पूरी गहराई से एक एक छोटी डिटेल के साथ जानते हैं कि कैसे एक मौत की सजा पाया हुआ कैदी अपनी फांसी से ठीक एक रात पहले दुनिया की सबसे महफूज काल कोठरी से भाग निकला। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली और रहस्यमयी कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2018 की सर्दियों से। हमारे इस मुख्य किरदार का नाम है विक्रम। विक्रम कोई सड़कों पर घूमने वाला, छोटी मोटी चोरियां करने वाला या नशे की लत में पड़ा हुआ कोई आम गुंडा या बदमाश नहीं था, बल्कि वो एक बेहद पढ़ा लिखा, बहुत ही शांत स्वभाव वाला और असाधारण रूप से तेज दिमाग वाला इंसान था। विक्रम ने एक बहुत ही नामी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वो मशीनों की कार्य प्रणाली को बहुत अच्छी तरह समझता था। जिसने भी विक्रम को अपनी जिंदगी में करीब से जाना, उसका यही कहना था कि विक्रम का दिमाग किसी एडवांस सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेजी से चलता था। वो हर चीज को, हर इंसान को और हर सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता था और सेकंड्स में कैलकुलेट कर लेता था। लेकिन विक्रम पर जो आरोप लगा था, उसने पूरे देश की कानून व्यवस्था को हिला कर रख दिया था। विक्रम पर आरोप था शहर के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे खूनी और सबसे हाईटेक बैंक डकैती का। पुलिस की लंबी चौड़ी एफआईआर और हजारों पन्नों की चार्जशीट के मुताबिक विक्रम ने अपने कुछ अज्ञात और हाई प्रोफाइल साथियों के साथ मिलकर शहर के मेन और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सेंट्रल बैंक से करीब 500 करोड़ रुपए के गोल्ड बिस्किट्स और कैश की चोरी की थी। ये डकैती इतनी सफाई से और इतने प्रोफेशनल तरीके से की गई थी कि बैंक का कोई भी अलार्म नहीं बजा था। उन्होंने बैंक के सारे सर्वर हैक कर लिए थे और सीसीटीवी कैमरों को लूप पर डाल दिया था। लेकिन इस परफेक्ट डकैती के दौरान एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। जब ये लुटेरे बैंक के पिछले दरवाजे से बैग भरकर बाहर निकल रहे थे, तब एक ईमानदार, बहादुर और बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अपनी पुरानी राइफल से रोकने की कोशिश की। पुलिस का दावा था कि उस वक्त विक्रम ने बिना कुछ सोचे, बिना कोई रहम खाए, अपनी ऑटोमेटिक गन से उस गार्ड के सीने में 2 गोलियां उतार दी, जिससे उस गार्ड की मौके पर ही खून से लथपथ होकर मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे देश की मीडिया में ये केस हफ्तों तक छाया रहा। हर न्यूज चैनल, अखबार के फ्रंट पेज पर सिर्फ विक्रम का चेहरा होता था। उसे एक खूंखार राक्षस, एक मास्टरमाइंड और लालची कातिल की तरह पेश किया जा रहा था। पब्लिक उसके लिए फांसी की मांग कर रही थी, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर का नजारा टीवी और अखबारों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। विक्रम कोर्ट की हर पेशी में बहुत ही शांति से कटघरे में खड़ा रहता था। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई शिकन और ना ही कोई पछतावा। वो ना कभी गुस्सा करता, ना पुलिस वालों पर चिल्लाता और ना ही कभी रोता था। वो बार बार जज की आंखों में सीधे देखकर पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर्फ एक ही बात कहता था, मिलॉर्ड, मुझे एक बहुत बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ये 500 करोड़ का खेल किसी बहुत बड़े राजनेता और भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स का है। मुझे तो सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है ताकि असली मुजरिम बच सकें। मैंने अपनी जिंदगी में किसी पर हाथ तक नहीं उठाया। किसी इंसान को गोली मारना तो बहुत दूर की बात है। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूँ। मुझे मेरी बेटी के पास वापस जाना है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, अदालतें भावनाओं, आंसुओं या मनगढ़ंत कहानियों पर नहीं चलती। अदालतें चलती हैं सिर्फ और सिर्फ ठोस सबूतों पर। और यहाँ पुलिस ने विक्रम के खिलाफ झूठे या सच्चे सबूतों का एक ऐसा मजबूत पहाड़ खड़ा कर दिया था, जिसे तोड़ना शहर के किसी भी बड़े से बड़े वकील के बस की बात नहीं थी। जिस बंदूक से गार्ड का मर्डर हुआ था, उस मर्डर वेपन पर विक्रम के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। बैंक के बाहर लगे एक धुंधले और खराब क्वालिटी वाले सीसीटीवी फुटेज में विक्रम जैसी ही कद काठी और कपड़े पहना हुआ एक आदमी पैसों से भरा भारी बैग लेकर भागता हुआ दिख रहा था। और तो और सबसे बड़ा सबूत ये था कि पुलिस ने विक्रम के घर के बैकयार्ड यानी पीछे के बगीचे से खुदाई करके लूटे गए पैसों का एक छोटा सा हिस्सा भी बरामद कर लिया था। विक्रम बार बार चीखता रहा कि ये पैसे किसी ने जानबूझकर उसके घर में प्लांट किए हैं ताकि उसे फंसाया जा सके, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार 2 साल तक चली एक लंबी, थका देने वाली और महंगी कानूनी लड़ाई के बाद जज ने अपना हथौड़ा मेज पर मारा और अपना अंतिम फैसला सुना दिया। कोर्ट का माहौल एकदम शांत हो गया। जज ने कहा, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत विक्रम को डकैती और एक सरकारी ड्यूटी पर तैनात गार्ड की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में फांसी की सजा मुकर्रर करती है।
हैंगिंग टिल डेथ, यानी जब तक मौत न हो जाए तब तक इसे गले से लटकाए रखा जाए। फांसी की सजा सुनाए जाने के ठीक 2 दिन बाद भारी सुरक्षा के बीच दर्जनों पुलिस की गाड़ियों और हथियारों से लैस कमांडोज के काफिले के साथ विक्रम को शहर की नॉर्मल सेंट्रल जेल से निकालकर राज्य की सबसे खूंखार, सबसे पुरानी और सबसे सुरक्षित जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस खौफनाक जेल का नाम था काला पत्थर सेंट्रल हाई सिक्योरिटी प्रिजन। अपराध की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड में और बड़े बड़े गैंगस्टर्स के बीच इस जेल को जिंदा इंसानों का नर्क कहा जाता था। यहाँ के बारे में मशहूर था कि यहाँ से कोई परिंदा भी अपनी मर्जी से बाहर पर नहीं मार सकता, और जो एक बार इस जेल के भारी लोहे के दरवाजों के अंदर चला गया वो सिर्फ एक बेजान लाश बनकर ही बाहर आता है। इस जेल का आर्किटेक्चर और बनावट अंग्रेजों के जमाने की थी, जिसे बाद की सरकारों ने इजराइल और अमेरिका की सिक्योरिटी तकनीक के साथ और भी ज्यादा एडवांस और अपग्रेड कर दिया था। जेल के चारों तरफ मजबूत कंक्रीट और काले पत्थर की 30 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी दीवारें थी। इन दीवारों के सबसे ऊपरी हिस्से पर लोहे के नुकीले और खतरनाक कांटेदार तार बिछे हुए थे, जिनमें 24 घंटे 7 दिन 10,000 वोल्ट का हाई टेंशन करंट दौड़ता रहता था। अगर कोई इंसान गलती से भी उन तारों को छू ले तो सेकंड्स के 1000वें हिस्से में वो जलकर राख के ढेर में बदल जाएगा। इसके अलावा जेल के चप्पे चप्पे पर, हर मोड़ पर, हर दीवार पर 360 डिग्री घूमने वाले एडवांस नाइट विजन और मोशन सेंसर वाले सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनका कंट्रोल रूम जमीन के नीचे एक सुरक्षित बंकर में था। हर छोटे बड़े कॉरिडोर, हर कोने और हर वॉच टावर में ऑटोमेटिक हथियारों और AK-47 से लैस गार्ड्स 24 घंटे पहरा देते थे। और इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक था इस जेल का जेलर भवानी सिंह। भवानी सिंह एक बेहद क्रूर, सख्त और भावनाओं से बिल्कुल खाली इंसान था। उसका शरीर किसी पहलवान जैसा था और उसकी मूछें बहुत डरावनी थी। उसका सीधा सा उसूल था कि जो कैदी उसके जेल में आ गया वो एक इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक नंबर है। भवानी सिंह को कैदियों की चीखें सुनने में मजा आता था। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी पागलपन की आखिरी हद थी। भागना तो दूर की बात थी, कैदी यहाँ ढंग से खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाते थे। छोटी सी गलती पर कैदियों को काल कोठरी में भूखा रखा जाता था और उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था। विक्रम को इस जेल के सबसे सुरक्षित, सबसे खौफनाक और सबसे डरावने हिस्से में रखा गया, जिसे डेथ रो कहा जाता था। ये जेल का वो एकदम अलग थलग हिस्सा था जहाँ सिर्फ और सिर्फ उन खतरनाक कैदियों को रखा जाता था जिनकी फांसी की तारीख कोर्ट द्वारा तय की जा चुकी होती थी। यहाँ दिन रात सिर्फ मौत का साया मंडराता रहता था। यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता था, बस मौत का इंतजार होता था। विक्रम का नया पता था डेथ रो का सेल नंबर 404। ये एक बहुत ही छोटा, सीलन से भरा हुआ, बदबूदार और घुटन वाला कमरा था। इसकी लंबाई और चौड़ाई मुश्किल से 8 बाई 8 फीट रही होगी। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान इतने छोटे कमरे में कैसे रह सकता है, जहां वो ठीक से अपने पैर भी नहीं पसार सकता। इस सेल में बाहर की दुनिया या आसमान देखने के लिए कोई खिड़की नहीं थी। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक बहुत भारी और मोटा लोहे का दरवाजा, जिसमें खाना और पानी अंदर धकेलने के लिए नीचे की तरफ एक छोटा सा छेद बना था। ताजी हवा के लिए जमीन से करीब 12 फुट ऊपर छत से एकदम सटा हुआ एक बहुत ही छोटा सा चौकोर वेंटिलेशन पाइप था, और उस पाइप के मुहाने पर भी लोहे की एक बहुत मोटी, भारी और जंग लगी ग्रिल को 4 बड़े और मोटे नट बोल्ट्स के साथ वेल्डिंग करके लगाया गया था, ताकि कोई कैदी उसमें अपना हाथ भी न डाल सके। सेल के अंदर 24 घंटे एक पीले रंग का धुंधला सा बल्ब जलता रहता था, जिसे बाहर से कंट्रोल किया जाता था। जेल के नियम के अनुसार ये बल्ब कभी बंद नहीं होता था, ताकि कैदी को दिन और रात का फर्क ही पता न चले और वो मानसिक रूप से टूट जाए। ये जगह इंसान को शारीरिक रूप से कम बल्कि मानसिक रूप से ज्यादा प्रताड़ित करती थी। सेल की दीवारों पर पुराने कैदियों के नाखूनों के खरोंच के निशान थे, जो मौत के डर से पागल हो चुके थे और जिन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की थी। लेकिन विक्रम कोई आम इंसान नहीं था, वो टूटने वालों में से नहीं था। जेल में विक्रम का बर्ताव बाकी सभी फांसी की सजा पाए कैदियों से बिल्कुल अलग और अजीब था। आमतौर पर जब किसी इंसान को पता चलता है उसकी मौत का दिन बहुत करीब है, तो
तो वो या तो जोर जोर से रोता है, भगवान से माफी मांगता है, डिप्रेशन में जाकर खाना पीना छोड़ देता है, दीवारों से अपना सिर मारता है, या फिर अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खोकर गार्ड से पागलों की तरह लड़ने लगता है। लेकिन विक्रम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एकदम शांत, स्थिर, खामोश और ठंडे दिमाग वाला था। वो अपने छोटे से सेल के एक सीलन भरे कोने में एक अजीब सी मुद्रा में घंटों बिना हिले डुले बैठा रहता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो ध्यान कर रहा हो या अपनी किस्मत से समझौता कर चुका हो। लेकिन असल में उसकी आंखें हर वक्त कुछ न कुछ ढूंढती रहती थीं, कुछ न कुछ एनालाइज करती रहती थीं। वो अपने सेल के दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर कॉरिडोर को देखता रहता था। वो बहुत ध्यान से सुनता था कि जब गार्ड्स गश्त लगाते हैं तो उनके भारी जूतों की आवाज से उनके चलने की स्पीड क्या है। वो अपने दिमाग में गिनता था कि एक गार्ड के जाने और दूसरे के आने में यानी शिफ्ट चेंज होने में ठीक कितने सेकंड और कितने मिनट लगते हैं। वो दीवार पर पड़ने वाली लाल रोशनी से अंदाजा लगाता था कि बाहर कॉरिडोर में लगा ऑटोमेटिक सीसीटीवी कैमरा लेफ्ट से राइट घूमने में ठीक कितना समय लेता है और उसका ब्लाइंड स्पॉट कहां पर है, यानी वो कौन सी जगह है जहां कैमरे की नजर नहीं पड़ती। वो जेलर भवानी सिंह की कमर में लटकने वाले 50 चाबियों के गुच्छे की खनखनाहट को दूर से ही पहचान लेता था और उसे ये भी पता था कि उसके सेल की चाबी कौन सी है। विक्रम के उस शांत और सीधे दिखने वाले चेहरे के पीछे उसके दिमाग के अंदर 24 घंटे और 7 दिन एक बहुत बड़ा, जटिल और खतरनाक कैलकुलेटर चल रहा था। वो जेल के इस अभेद्य सिस्टम को हैक करने का पूरा नक्शा अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में प्रिंट कर रहा था। वो हार मानने वाला नहीं था। विक्रम के पास इस नर्क में जिंदा रहने की और यहाँ से किसी भी कीमत पर बाहर निकलने की सिर्फ एक ही वजह थी, एक बहुत ही इमोशनल और गहरी वजह। वो थी उसकी 7 साल की छोटी सी मासूम बेटी अदिति। विक्रम अपनी पत्नी की बीमारी से हुई मौत के बाद अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। अदिति ही उसकी पूरी दुनिया थी, उसके जीने का इकलौता सहारा थी। जब पुलिस वाले विक्रम को उसके घर से हथकड़ियां पहनाकर गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो उसकी छोटी सी बेटी पुलिस वालों के पैरों से लिपटकर बहुत रो रही थी। वो चीख रही थी कि मेरे पापा को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तब विक्रम ने अपनी उस छोटी सी बच्ची के सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखों में आंसू लिए एक वादा किया था। उसने कहा था कि बेटा अदिति रो मत, तुम्हारे पापा ने कुछ गलत नहीं किया है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे अगले जन्मदिन पर चाहे दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक ले, मैं तुम्हारे पास जरूर वापस आऊंगा। ये तुम्हारे पापा का तुमसे आखिरी वादा है। विक्रम के पास अपनी बेटी अदिति की एक बहुत ही पुरानी मुड़ी तुड़ी सी पासपोर्ट साइज फोटो थी। ये फोटो एक बहुत ही सस्ते और पतले से कार्डबोर्ड के फ्रेम में लगी हुई थी। विक्रम हमेशा उस फोटो को अपनी छाती से लगा कर रखता था, अपनी जेल की खुरदरी वर्दी की जेब में दिल के बिल्कुल करीब रखता था, खासकर तब जब कोई गार्ड या जेलर उसके सेल के बाहर से गुजरता था। वो उन्हें ये दिखाता था कि वो एक पूरी तरह से टूट चुका पिता है जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है और सिर्फ अपनी बेटी की यादों के सहारे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वो कभी कभी उस फोटो को देखकर रोने का नाटक भी करता था। जेलर भवानी सिंह और बाकी सभी क्रूर गार्ड्स को भी यही लगता था कि वो पुरानी सी फोटो विक्रम के लिए सिर्फ एक इमोशनल सहारा है, उसकी जिंदगी का आखिरी तिनका है। गार्ड्स अक्सर बाहर कॉरिडोर में आपस में चाय पीते हुए विक्रम का मजाक उड़ाते थे और हंसते हुए कहते थे कि कैसे ये खूंखार कातिल जिसने एक गार्ड के सीने में बिना सोचे गोलियां उतार दी, आज एक छोटी सी बच्ची की फोटो देखकर रात भर बच्चों की तरह रोता रहता है। लेकिन वो बेवकूफ और घमंडी गार्ड्स ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि उस छोटी सी मासूम सी फोटो के पतले से कार्डबोर्ड फ्रेम के अंदर विक्रम ने एक बहुत ही खतरनाक, साइलेंट और अचूक हथियार छुपा रखा था। वो कोई बंदूक, ग्रेनेड या चाकू नहीं था, वो था लोहे और टंगस्टन धातु से बना एक बहुत ही पतला, बेहद मजबूत, लचीला और सुई जैसा नुकीला तार। ये कोई मामूली तार नहीं था जो कहीं भी मिल जाए। ये तार विक्रम ने जेल के शुरुआती दिनों में इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में काम करते वक्त बहुत ही चालाकी और खतरे के बीच चुराया था। जब विक्रम की फांसी की सजा कंफर्म नहीं हुई थी तब उसे मजदूरी के लिए जेल की फैक्ट्री में ले जाया जाता था, जहां कैदी सिलाई मशीनें, फर्नीचर और लोहे का काम करते थे। तब
तब विक्रम ने अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज का इस्तेमाल करके एक बड़ी और भारी मशीन की सफाई करते वक्त इस बेहद मजबूत टंगस्टन के तार को नोटिस किया था। एक दिन गार्ड की नजर बचते ही सिर्फ 2 सेकंड के अंदर उसने उसे तोड़कर अपने पुराने जूतों के सोल के अंदर छुपा लिया था और चेकिंग से बचाकर अपने सेल तक ले आया था। पिछले 6 महीनों से विक्रम हर रात जब पूरी जेल सो जाती थी, जब कॉरिडोर में सन्नाटा छा जाता था और गार्ड्स की गश्त थोड़ी कम हो जाती थी, तब वो बहुत ही सावधानी से अपनी बेटी की फोटो के पीछे से उस तार को निकालता था और फिर वो बिना कोई आवाज किए सेल की खुरदरी कंक्रीट की दीवार पर घिस कर उसे एक मास्टर की यानी मास्टर चाबी के आकार में बदल रहा था। उसने अपनी उंगलियों को उस पतले तार के सहारे सेल के भारी ताले के अंदर के मैकेनिज्म, उसके छोटे छोटे पिन्स और स्प्रिंग्स को समझने के लिए पूरी तरह से ट्रेन कर लिया था। वो अंधेरे में भी महसूस कर सकता था कि ताले का कौन सा पिन कब गिरता है और उसे खोलने के लिए कितना प्रेशर चाहिए। कई बार तार घिसते वक्त उसकी उंगलियां कट जाती थी, खून निकलता था, लेकिन वो दर्द को पी जाता था। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदलते गए और आखिरकार जेल के कैलेंडर के पन्ने पलटते हुए वो खौफनाक और दिल दहला देने वाली तारीख आ ही गई। 14 अगस्त की रात। जेल के ब्लैक वारंट कागजातों के मुताबिक 15 अगस्त की सुबह ठीक 5 बजे आजादी के दिन की पहली किरण के साथ ही विक्रम को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाना था। बाहर का मौसम भी उस रात बहुत ही भयानक और डरावना था। कुदरत भी जैसे विक्रम के इस इम्पॉसिबल और नामुमकिन एस्केप प्लान में अपना एक बहुत बड़ा किरदार निभा रही थी। उस रात शहर में भयंकर और विनाशकारी तूफान आया हुआ था। हवाएं 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज रही थीं। बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में घने काले बादल छाए थे और बार बार दिल दहला देने वाली सफेद बिजली कड़क रही थी। जेल की पुरानी दीवारों से टकराती हवा की आवाज किसी भूतिया फिल्म जैसी लग रही थी। बारिश का शोर इतना ज्यादा और बहरा कर देने वाला था कि 10 कदम दूर खड़े इंसान के चिल्लाने की आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। तूफान उसी रात आया जिस रात विक्रम को फांसी होनी थी। बिजली कड़की, सीसीटीवी झिलमिलाए, जेल 404 कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गई और जब रोशनी वापस आई, सेल नंबर 404 खाली था। न टूटी सलाखें, न खून, न सुराग, सिर्फ दीवार पर एक लाइन लिखी थी, मैं बेगुनाह था। अब सवाल ये नहीं है कि वो भागा कैसे, सवाल ये है उसे भगाया किसने। बाकी कहानी पार्ट 2 में।